तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर एसएचएम। समझते हैं कि एंगुलर एसएचएम होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा पेंडुलम के बारे में। तो पेंडुलम जो होता है वो कैसा मोशन करता है। मान लीजिए मेरा हाथ पेंडुलम है, तो ये इस तरह से मोशन करता है। ये इसकी मेन पोजीशन, यहाँ पे पेंडुलम फिक्स रहेगा और यहाँ से पेंडुलम जो है पहले राइट लेफ्ट फिर मीन, राइट मीन लेफ्ट मीन। तो ये जो मोशन है इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन, और ये क्या है, हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट कैसा, ये है एंगुलर। अनलाइक स्प्रिंग मास जो सीधे सीधे आ रहा था जा रहा था, वो लीनियर था, लीनियर एसएचएम। ये एसएचएम जो है वो है एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की। एंगुलर एसएचएम का भी टाइम पीरियड निकालेंगे और उसकी कंडीशंस देखेंगे बहुत सारी। तो आज सीखने को बहुत कुछ है, ध्यान से लेक्चर को देखिए और हो सके तो रिपीट में देखिए, समझ में आएगा। देखिए, मान लेते हैं एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम में क्या क्या कंडीशंस हम हैं जो कंसिडर करते हैं, मान के चलते हैं। सबसे पहली बात कि जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है ऊपर स्ट्रिंग, ये मासलेस है। तो पहली बात ये मासलेस है। दूसरी बात ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब खींचेगी नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेच नहीं होगी कितना भी इस पे आप लोड लगा दो। दूसरी बात बहुत लाइट वेट है। मासलेस का मतलब ये नहीं कि कुछ मास होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स कोई चीज है तो उसका मास तो होता ही है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो धागे का तो होगा, लेकिन मासलेस कब कंसीडर करेंगे। मासलेस कंसीडर कर सकते हैं जब इस मास m के कंपैरिजन में धागे का मास बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो जो हमने नीचे मास लटकाया है इसे कहते हैं बॉब, बॉब द बिल्डर, ठीक है। तो ये बॉब है, इसका जो मास है वो m है और बेसिकली टाइम पीरियड इस बॉब का ही निकलेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा धागा ही हो, अगर इस धागे का कुछ मास होगा तो उसको हम फिजिकल पेंडुलम में कंसीडर करेंगे। ये कौन सा पेंडुलम है, इस पेंडुलम को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ये वाला जो पेंडुलम है वो है सिंपल, सिंपल पेंडुलम। अगर धागे का मास होगा, मतलब मास तो होगा, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे इसके साथ में, धागे के साथ में, बॉब के साथ में धागे का मास भी कंसीडर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में बॉब का मास m है, धागे की लेंथ है l, जो कि कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है l इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मान लेते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर के और छोड़ दिया कुछ छोटे से एंगल पे, एंगल छोटा सा लेंगे 8-10 डिग्री 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको इस कंडीशन पे लाके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जो ऑसिलेट करवा रहा है वो फोर्स तो है, लेकिन क्योंकि ये एंगुलर एसएचएम की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह टॉर्क का यूज करेंगे टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो मान लेते हैं कि कोई समय एंगल है थीटा, किसी समय एंगल है थीटा, और इस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। नीचे लग रहा है mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, यहाँ आ जाएगा t। तो इसका FBD अगर हम बनाएंगे तो t बराबर mg cos थीटा। तो ये फोर्स का जो लेना देना है वो तो खत्म हो गया, मतलब इस अलोंग द स्ट्रिंग जो फोर्स है वो t बराबर mg cos थीटा है, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है वो है mg sin थीटा, और mg sin थीटा ही इसको ऑसिलेट करवाएगा। देखिए mg sin थीटा इस पर एक टॉर्क लगाएगा इधर की तरफ, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो टॉर्क जनरेट हुआ उस टॉर्क की वजह से ये बॉब इधर आएगा मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी की वजह से ये इधर जाएगा, और फिर जब इधर आ जाएगा यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन आएगी और ये बॉब वापस से दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f। r है हमारे पास लेंथ l, क्रॉस f है हमारे पास mg sin थीटा,
ठीक है ना, और क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे। अब देखिए एल और एम जी साइन थीटा में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो एल एम जी साइन थीटा, तो आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, डेरिवेशन के स्टार्टिंग में बोला कि थीटा छोटा सा है, तो थीटा इज स्मॉल, स्मॉल एंगल है। अगर थीटा स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमारे पास टाउ आ जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू एम जी एल थीटा, और टाउ क्या होता है आई अल्फा, टाउ इज आई अल्फा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एम जी एल थीटा। आई को नीचे भेज दो, अल्फा आ जाएगा एम जी एल थीटा अपॉन आई। अल्फा क्या होता है, देखिए जैसे ए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंपेयर करने के लिए लिख रहा हूँ, इसके पहले हमने देखा जैसे ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही अल्फा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कंसीडर कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो अल्फा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एम जी एल थीटा अपॉन आई। तो थीटा से थीटा कैंसिल, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई हो जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी बराबर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अगेन टी निकल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल, टी ऊपर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू m इंटू एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर हो जाएगा I, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉब का, ठीक है ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I की जगह एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी एल, तो T आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। अब देखने वाली बात यह है, जैसे हमने पिछले लीनियर एसएचएम में देखा था कि जो भी यहाँ पर एसएचएम हो रहा था उसमें कांस्टेंट फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, और ना ही वो कांस्टेंट फोर्स से अफेक्टेड हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट फोर्स से ही, देखिए यहाँ पे जो फोर्स है एक्चुअली फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये mg तो कांस्टेंट ही है, इसका एक कंपोनेंट वेरिएबल है थीटा के साथ साथ, तो जो थीटा के साथ वेरी कर रहा है वो इसको एसएचएम करवा रहा है। लेकिन ये फोर्स जो है mg, ये तो पूरे टाइम कांस्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड में देखें तो l भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। बेसिकली g क्या है, g है इसका एक्सेलरेशन। इसके पास अभी ये अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है, पेंडुलम अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है। अगर हम इसको ग्रेविटी खत्म कर दें, हम आउटर स्पेस में ले जाए जहाँ पे ग्रेविटी जीरो है मान लीजिए, ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन उसका जीरो हो गया तो पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसको जीरो कर दो तो भाई इन्फिनिट आ जाएगा, मतलब वो ऑसिलेशन उसका खत्म हो जाएगा। एक बात तो ये रही। दूसरा, अगर हम इसको और स्टैंडर्डाइज करना चाहें, जनरलाइज करना चाहें, तो जनरलाइज करने के लिए मैं जी की जगह जी इफेक्टिव लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको उसका जो उद्देश्य है वो आपको नेक्स्ट उसमें समझ में आएगा। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव लिख देते हैं। जी इफेक्टिव लिखने का रीज़न क्या है आप समझिए, कि अगर मैं जी लिखता हूँ तो जी वेरी करता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ, शेप के साथ, अर्थ के ऊपर। अर्थ के बाहर तो खैर कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है। मैं अर्थ की बात करूँ तो सब जगह वो वेरी करेगा। मान लीजिए आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, नीचे, ये सारी कंडीशन में अभी कंसिडर करूँ तो जी वेरी करेगा, तो हम सिर्फ जी नहीं लिखेंगे, जी इफेक्टिव लिखेंगे। देखिए इसको लिखने के पीछे क्या मेरा मोटिव है वो आपको मैं समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिफ्ट में है, लिफ्ट गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, तो एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये पेंडुलम है,
ठीक है ना, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस पर लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है वो जी नहीं होगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। हम देखते हैं कितना इस पर नेट एक्सेलरेशन आ रहा है। इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो नीचे आएगा एम जी, ठीक, ऊपर की तरफ है इसका ए एक्सेलरेशन, और ये मान लेते हैं इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, या टी भी मान सकते हैं, क्योंकि धागे में टेंशन होती है टी, इसको टी भी बोल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन एन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी, या एन जो भी लिखना होगा। तो टी कितना आ जाएगा, एम ए सॉरी ऊपर जा रहा है ना, टी माइनस एम जी, ऊपर जा रहा है ना, तो टी माइनस एम जी, तो आ जाएगा एम ए, ये इधर आ जाएगा प्लस का एम जी, तो नेट फोर्स आ गया एम ए प्लस एम जी, यानी कि एम ए प्लस जी। ये क्या होगा, मास इनटू कुछ जी इफेक्टिव लिख देता हूं, ठीक है ना, मास इनटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास इस सिचुएशन में आ गई है एम तो हट जाएगा ए प्लस जी, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है ए प्लस जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमें ये फॉर्मूला ये याद करके चलना है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन a प्लस जी आ जाएगा। जब हमारी लिफ्ट क्या हो रही है, हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। अगर मान लो लिफ्ट को नीचे लेके आए, अगर लिफ्ट नीचे आएगी ए एक्सेलरेशन से, यही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, तो पेंडुलम का डायग्राम कैसा बनेगा, ये बॉब का एफबीडी बनाएंगे, ऊपर आएगा टी, नीचे आएगा एम जी, और नीचे आएगा ए। तो टी इक्वल्स टू टी माइनस एम जी माइनस टी बराबर एम ए, एम जी माइनस टी बराबर एम ए होगा क्या, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो एम जी ज्यादा होगा और टी कम, तो एम जी माइनस टी बराबर एम ए। तो टी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, वही अगेन फोर्स, ये टेंशन वाला टी है, इसको एन ही लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये एन टेंशन वाला टी है ना, इसको मैं एन ही लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो एन आ गया, एन होता है एम इंटू जी इफेक्टिव, ये हो जाएगा एम जी माइनस ए, तो जी इफेक्टिव इस सिचुएशन में आ जाएगा जी माइनस ए। तो हमारे पास जी इफेक्टिव आ गया जी माइनस ए। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास टी आ जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी माइनस ए, एल अपॉन जी माइनस ए। तो देखिए जैसे ही सिचुएशन बदली, हमारे पास नेट एक्सेलरेशन बदला, नेट एक्सेलरेशन बदलेगा तो यहाँ पर सब कुछ ही बदल जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जी याद नहीं रखना, हमें याद रखना है जी इफेक्टिव। अब इसमें और सिचुएशन आती है, आगे चल। मान लीजिए कि मैंने कार के अंदर पेंडुलम को बांध दिया, ये मेरी कार है, मान लीजिए रेड कलर की ब्यूटीफुल सी कार, और इस कार के अंदर मैंने क्या किया, पेंडुलम को टांग दिया ऊपर से, ठीक है ना, ऐसे। अब जब कार ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, तो इस पेंडुलम पे सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स कितना, एम ए, और हमें पता है सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, पीछे की साइड। तो ये पेंडुलम ऐसा ना दिख करके कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसकी मीन पोजीशन ये हो जाएगी। अब ये पेंडुलम इस मीन पोजीशन के अगेंस्ट ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मेरे को दो फोर्सेस दिखेंगे, नीचे दिखेगा एम जी और पीछे की तरफ दिखेगा एम ए। इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब इस पर अगर नेट फोर्स निकालूं मैं, तो एफ नोट आएगा एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 2 mg ma sin 90 हो जाएगा अपने पास, सॉरी
हाँ साइन 90 हो जाएगा अपने पास 0 नहीं सॉरी प्लस 2f1 f2 cos 90, मैं गलत बोल दिया cos 90, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इतना ही रह जाएगा कुल मिला के। तो ये एफ नेट आ जाएगा मास इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मास स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एम से ये वाला एम बाहर आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव मेरे पास बेसिकली कितना आ गया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड कितना होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, वही रख देंगे यहाँ पे, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक सिचुएशन आ गई। सोचिए कार अगर आगे की जगह पीछे जा रही होती तो ये डायग्राम में इधर की जगह इधर बना लेता, एम ए को उधर ले जाता, तब भी आंसर तो उतना ही आने वाला था। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। मान लीजिए हमने पेंडुलम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया? पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमने पेंडुलम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और ये हमारा पेंडुलम है, इस पर चार्ज है Q, मास है ये M। तो चार्ज Q दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए अगर हम चार्ज नहीं देंगे, अगर हमारा पेंडुलम न्यूट्रल है तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ग्रेविटी काम करेगा। तो अंडर रूट ऑफ L/G, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे चार्ज अगर है तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो होगा F=QE। तो अगर इसका FBD बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा mg, ऊपर आ जाएगा Q इंटू E। mg नीचे, ऊपर Q इंटू E। अगेन नॉर्मल मतलब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों का FBD बन गया है n=mg माइनस QE, mg माइनस QE। तो ये कितना हो जाएगा MA mg माइनस QE। इसको G इफेक्टिव कहते हैं, हम स्टार्टिंग से G इफेक्टिव कहते हुए आए। तो मास का डिवाइड कर दो, G इफेक्टिव M से डिवाइड कर देंगे, चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अपॉन M माइनस QE/M। तो G इफेक्टिव आ जाएगा G माइनस QE/M, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G इफेक्टिव। देखिए बार बार फॉर्मूला लिखने से याद होता है, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ, जब आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे, बार बार सुनोगे और आप बार बार लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो बार बार लिखना ज़रूरी होता है, आप भी लिखा करो, आदत डाल दो, जितनी बार लिखोगे उतना जल्दी याद होगा, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G इफेक्टिव आएगा G माइनस QE/M, G माइनस QE/M। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। यहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स की जगह डाउनवर्ड्स हो इस तरह से, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो पेंडुलम है इस पे चार्ज Q है, मास M है। तो अब जो ये फोर्स है ये ऊपर की जगह नीचे लगेगा QE। तो mg तो नीचे था ही सही, और साथ में QE भी नीचे आ गया। तो जो F नेट आएगा इस पर वो आएगा mg प्लस QE, ये होता है mg इफेक्टिव इक्वल्स टू mg प्लस QE। तो G इफेक्टिव जो आएगा वो आ जाएगा mg प्लस QE/M, यानी कि G प्लस QE/M।
टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई बाई एम, इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं, जब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ऊपर, ठीक है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड थी, एक्सेलरेशन अपवर्ड था। देखिए ए की जगह क्या आया था, यहाँ पे क्यू ई बाई एम की जगह ए आया था। ये लिफ्ट वाली ही प्रॉब्लम है, सिर्फ फोर्स का रीजन चेंज हो गया है, जो सोर्स ऑफ फोर्स है वो चेंज हो गया है। वहां पे हमने लिफ्ट दी थी, लिफ्ट ने इसको ए एक्सेलरेशन दिया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। फर्क क्या पड़ता है, पेंडुलम को नहीं पता है कि फोर्स कौन लगा रहा है, पेंडुलम को ये पता है कि फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। हमें भी ये समझना होगा कि फोर्स कौन कौन सा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, वहां पे लिफ्ट थी, सूडो फोर्स लग गया था। सेम यहां पर हो गया, लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है। अब हमें ये समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को दाएं या बाएं भी लगाया जा सकता है। सोचिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा होता तो इस पेंडुलम पे QE इधर लगता, QE, और नीचे लगता है mg, तो ये कार वाली प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई, जैसा कार में था वैसा यहां हो गया। तो ये सिर्फ हम सोर्स ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हैं, जो रीजन है फोर्स लगने का उसको बदल सकते हैं, कंसेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है। कि हमें करना क्या है, टी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये फॉर्मूला पकड़ के चलना है और हमें इस पूरे को जी इफेक्टिव निकाल देना है। जी इफेक्टिव कैसे भी लग सकता है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा बताइए अगर क्या होगा मैं एक पेंडुलम को पानी में डाल दूं तो, ये मेरे पास पेंडुलम था और इसको मैंने पानी में डाल दिया, एक पेंडुलम पानी में गया, ठीक। ये पानी में डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? अब सोचिए इस पर कौन सा फोर्स mg के अलावा काम करेगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम सबको याद आ रहा है, उन्होंने क्या बोला था, बायंसी, बायंसी काम करेगी। बायंसी अगेन एफबीडी बना लेते हैं, आंसर आ जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। ऊपर लगाओगे बायंसी b, नीचे लगेगा mg, ठीक। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इस पर आ जाएगा mg माइनस b। mg को मैं लिख सकता हूं रो vg और b को मैं लिख सकता हूं सिग्मा vg। सिग्मा डेंसिटी है फ्लूइड की और रो डेंसिटी है बॉडी की या बॉब की। तो रो जो है वो बॉब की डेंसिटी है, सिग्मा इस पानी की डेंसिटी है, जो भी लिक्विड लिया है, जो भी फ्लूइड लिया है उसकी, और एन होता है mg, mg इफेक्टिव, ठीक। अब क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे इसको, तो g इफेक्टिव आ जाएगा, तो रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी अपॉन मास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी अपॉन मास। मास को मैं लिखूंगा रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा g माइनस, देखिए रो भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे सिग्मा बाई रो इंटू जी, तो g इज इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये g इफेक्टिव आ गया, ठीक है। ये g इफेक्टिव आ जाएगा इस तरह से, क्लियर है। हमारे पास g इफेक्टिव आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो आपको पता ही है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g इफेक्टिव, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये हमारे पास आ गया। क्या चेंज हुआ, फॉर्मूले का एक नया रूप आ गया,
बेसिक तो वही है, करना क्या है, जो भी फॉर्मूला है मतलब जो भी फोर्स है उनको दिखा दो, नेट फोर्स निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन यहाँ रख दो, नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आगे चलते हैं, नया नया निकालते हैं। अच्छा सोचिए क्या होगा कि मैं पेंडुलम को जो बांधा है जिस रस्सी से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि वो रस्सी की जगह एक मेटल का तार है, क्या है, रस्सी की जगह एक है मेटल का वायर है। अब वो जो मेटल का वायर है वो होगा गर्म, ठीक, गर्म होगा, उसको मैंने गर्म किया, टेम्परेचर, तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, मान लीजिए पेंडुलम की लेंथ थी L, ठीक है ना, मैंने इसको डेल्टा टी गर्म किया, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो स्लाइटली बढ़ जाएगी, ठीक है ना, डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, यानी कि फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल डैश इक्वल्स टू एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, और बाकी सब आपको पता ही है। तो फाइनल लेंथ आ गई। सोचिए इनिशियली टाइम पीरियड कितना था, टी था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब मैंने जी को चेंज नहीं किया इस क्वेश्चन में, एल को चेंज किया है। देखिए एल को चेंज करने से बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल है रूट एल के, अगर एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। यहां पर जो एल हुआ उसकी वजह से टी डैश आएगा, टी डैश कितना आएगा, टी डैश आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश बाई जी। भाई टेम्परेचर बढ़ने से जी तो चेंज नहीं होगा, जी तो उतना ही रहेगा। टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी। क्लियर। सोचो अगर मैं टी डैश अपॉन टी निकालूं, टी डैश अपॉन टी, तो कितना आएगा, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल बाई जी से एल बाई जी कैंसिल, तो बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसा, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सोचिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स रेस टू एन, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस फलाना ढिमकाना, सब आगे आता है ना, एन इंटू एन। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/2 एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, हमें सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करना होता है, ज़्यादा नहीं। तो टी डैश आ जाएगा टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाफ एल्फा डेल्टा टी। सोचिए ये क्या है, यह है टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू हाफ एल्फा डेल्टा टी। यही तो परसेंटेज चेंज है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इस तरह से टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10⁻⁵ -6 में होती है अल्फा की वैल्यू, है ना, ज़्यादातर मेटल्स के लिए। तो यहाँ पर जो अल्फा है बहुत छोटा है, ये क्या आ गया, ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना है, ये जो है ये टेम्परेचर है, और ये जो है बिना डेल्टा के जो है, डेल्टा के साथ ये है टेम्परेचर, और बिना डेल्टा के जो है टी या टी डैश, ये है टाइम पीरियड। ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना बाद में कि इधर भी टी है इधर टी है, टी कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा टी है टेम्परेचर यहाँ पे, और टी और टी डैश है टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेंथ को चेंज करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके लेंथ चेंज कर सकते हैं, और लेंथ को चेंज करने पर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद और दोबारा हम एक नई चीज़ देखते हैं, लेंथ चेंज करने से क्या होगा।
सोचिए लेंथ को इतना बढ़ा दिया कि लेंथ अर्थ की लेंथ के बराबर हो गई, अर्थ की रेडियस के बराबर हो गई। पेंडुलम की लेंथ किसके बराबर हो गई? अर्थ की जो रेडियस है उसके बराबर हो गई मान लो। तो मेरे पास ये अर्थ थी और ये उसकी रेडियस थी r, ये मेरे पास पेंडुलम, ठीक है ना, और ये उसकी लेंथ l, और l जो है बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ मान लो, इनफाइनाइट लेंथ कंडीशन रख के देख लेंगे, अभी बहुत बड़ी है, कुल मिला के r के रेंज की है, जितना r होता है ना 6400 उसके रेंज की ही है लेंथ पेंडुलम की। अब सोचिए पेंडुलम मान लीजिए कहीं पे इस जगह पर है, ये एंगल है थीटा, और उसको सेंटर से मिलाएंगे, इस डायरेक्शन में लगेगा mg, है ना, ये एंगल है फाई, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है फाई, ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए सिंपल है, ये ट्रायंगल देखिए ओ ए बी, इस ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। कौन से ट्रायंगल में लगाया हमने? ओ ए बी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी, ये एंगल आ जाएगा थीटा प्लस फाई, देखने में भी ठीक लग रहा है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 180 पाई माइनस थीटा प्लस फाई, ये वाला एंगल अंदर वाला, दिस पाई माइनस थीटा प्लस फाई, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लो, ये mg था, तो ये mg तो टूवर्ड सेंटर लगता है, ये mg लगेगा इधर, तो इसका एक एंगल कंपोनेंट ये आएगा mg cos थीटा प्लस फाई, और एक आ जाएगा इधर, है ना, mg साइन थीटा प्लस फाई। अब हमें पता है जो फोर्स है टॉर्क लगेगा इसकी वजह से भैया, mg साइन थीटा प्लस फाई की वजह से, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स जो काम कर रहा है, जो हमें टॉर्क दे रहा है, पूरा डेरिवेशन में स्टार्टिंग से नहीं करूँगा, बस ये बता रहा हूँ फोर्स कौन सा काम आ रहा है, ये वाला mg साइन थीटा प्लस फाई, ये हमारे काम का फोर्स है, mg साइन थीटा प्लस फाई। तो इस फोर्स में देखिए एंगल छोटा लेते हैं, थीटा भी छोटा है, फाई भी बहुत छोटा एंगल है ना, तो छोटे एंगल के लिए मैं लिख सकता हूँ इफ थीटा प्लस फाई स्मॉल एंगल, थीटा प्लस फाई इज अ स्मॉल एंगल, देन f is equals to mg थीटा प्लस फाई, mg थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं। अब इस छोटे से डायग्राम में अगर हम देखें तो थीटा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन एल, ये एल है ना लेंथ, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस को x कह दो, x अपॉन एल, और फाई इज इक्वल्स टू x अपॉन ये r, ये x अपॉन एल टेन थीटा है ना, और x अपॉन r, ये भी टेन फाई और टेन थीटा, मैंने थीटा और फाई लिख दिया क्योंकि एंगल छोटा है, तो थीटा को हम टेन थीटा को थीटा बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे, जब हम लोग वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? f इज इक्वल्स टू mg x अपॉन एल प्लस r x अपॉन r, ठीक है ना, इसको लिख देंगे एम ए, यहां से आ जाएगा जी एम जी 1/L प्लस 1/R इंटू एक्स, एम से एम कैंसिल, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को यह आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, जी 1/L प्लस 1/R इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी 1/L प्लस 1/R, तो यहाँ से आएगा 2 पाई बाई टी, इसको अंडर रूट में भेज दो, अंडर रूट ऑफ
जी 1/L प्लस 1/R 2π/T, तो T आ जाएगा 2π √1/G 1/L प्लस 1/R। इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ गया जी का, सॉरी टाइम पीरियड का। अगर एक ऐसा पेंडुलम है जो बहुत लंबा है, बड़ा है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा 2π 1/√में G 1/L प्लस 1/R। अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ L इंफिनिटी है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो T कितना आ जाएगा, देखो 1/∞ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा G/R, तो R ऊपर चल जाएगा, ये बचेगा 2π √R/G 2π √R/G। R की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर मीटर, और G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो हम T की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी T = 84.6 मिनट्स, अप्रोक्सीमेट 90 मिनट, मतलब लगभग 1.5 घंटा। तो आप सोचिए कितना, अगर हम धागे को बहुत लंबा कर दें, अर्थ के बराबर रेडियस कर दें 6004, मतलब उससे भी ज़्यादा इनफाइनाइट लंबाई का एक धागा ले लें और उसको हम कहेंगे चल बेटा अब कर ऑसिलेट, तो उसको एक ऑसिलेशन में 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन इतना है। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो टाइम कम हो जाएगा, इससे कम एक्सेलरेशन हुआ तो टाइम बढ़ जाएगा। कुल मिला के क्या है कि वैसे तो देखिए हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट हमने जब G को वेरी किया अलग अलग तरीके से, तो हम L को भी तो वेरी करके देखेंगे, L को भी बदल के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसीलिए मैंने L की डिफरेंट वैल्यूज रखनी स्टार्ट करी है। पहले हमने टेम्परेचर के साथ चेंज किया था, अब हमने मान लिया कि L बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये आ गया, मान लो कि L R के बराबर है, L लगभग बराबर है R के, सेकेंड सिचुएशन मान लो, है ना, ये हमने फर्स्ट सिचुएशन मानी थी। अगर L R के बराबर होगा तो यहाँ देखिए T बराबर 2π √1/G 1/R प्लस 1/R, T बराबर 2π 2/R, तो R/2G R/2G आ जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर हम R की और G की सेम वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट 1 आवर आता है। तो देखिए अगर लेंथ अर्थ की रेडियस से भी ज़्यादा है तो 90 मिनट्स 84 मिनट्स के आसपास लगेगा, लगभग 85 मिनट्स हो गया ये। और अगर उससे कम है, मतलब R के बराबर है, इनफाइनाइट से कम तो R के बराबर हो गया। अगर R के बराबर लेंथ है, 6400 किलोमीटर लेंथ है धागे की, तो टाइम पीरियड आएगा लगभग 1 घंटा। तो मतलब उसको 1 घंटा लगेगा पूरा नीचे आकर के वापस से अपनी जगह पे जाकर के वापस ऊपर जाने में, या मेन पोजीशन से ऊपर वापस से नीचे फिर ऊपर जाके वापस मेन पोजीशन में आने में पूरा 1 आवर का टाइम इसको लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक कंडीशन हमने पढ़ी है, अगर L बहुत छोटा है R से, L क्या है, बहुत छोटा है R से, तो हम R को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, T बराबर 2π √1/G इंटू 1/L प्लस 1/R। सोचिए अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है तो 1/R तो नेगलेक्ट हो जाएगा, 1/R की वैल्यू बहुत कम आएगी। सोचिए, मान लीजिए, मैं यहाँ समझाता हूँ, मान लीजिए L की वैल्यू है 1 मीटर, L की वैल्यू है 1 मीटर, तो 1/L हो जाएगा 1, बट R की वैल्यू तो 6400 किलोमीटर होती है ना, तो 1/R तो बहुत छोटा आ जाएगा, 1/R
बहुत छोटा होगा 1 से, 10⁻⁵, -6 -7 आएगा। तो हम 1/r को नेगलेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू दिस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, t = 2π √1/g × 1/L 2π √L/g। यही फॉर्मूला। देखिए जहां से शुरू की कहानी वापस कहानी वहीं पे लाकर खत्म कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने सीखा छोटे पेंडुलम के लिए तो यही फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए एक स्पेशल पेंडुलम होता है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जो पुरानी हवेली वाली मूवीज आते हैं जिनमें अंग्रेजों के ज़माने की हवेलियाँ दिखाते हैं या हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने की हवेलियाँ दिखाते हैं। हाँ, ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने की हवेलियाँ दिखाते हैं या पैलेस दिखाते हैं। तो उन पैलेसेस में बड़ी सी वॉच रखी होती है, ऐसी लंबी सी एक वॉच होती है, और इस वॉच में छोटा सा तो एक कांटा लगा होता है और नीचे एक बड़ा सा पेंडुलम होता है जो टक 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 हॉरर मूवीज में आवाज़ करता है, टक टक, और ऐसे घूमता रहता है और रात को 12 बजे टन डन डन बजती है। तो वो जो वॉच है इसे पेंडुलम वॉच कहते हैं। हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती है अभी, मतलब एग्जिस्ट तो करती है। अभी जो हमारे पास जो वॉल पे हम लगाते हैं छोटी सी वॉच लगाते हैं, उसके नीचे पेंडुलम घूमता रहता है, वो पेंडुलम तो मैकेनाइज होता है ना। ये वाला रियल पेंडुलम हो सकता था। तो इस पेंडुलम का क्या है, इसको कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम, है ना। सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता था। ये क्या करता है, 1 सेकंड में यहां से जाके वापस आता है। तो जब यहाँ पर आता है तो ये सेकंड वाली सुई को ऐसे हिलाता है। तो जैसे ही एक बार जाके इधर आएगा तो सेकंड वाली सुई को पता लग जाएगा 1 सेकंड हो गया। फिर उधर जाके इधर आएगा तो सेकंड वाली सुई को लगेगा 2 सेकंड हो गए। तो वो सेकंड वाली सुई जैसे ही ये बीच में आएगा ना, तो ये सेकंड वाली सुई एक बार घूम जाती है। तो 1 सेकंड मतलब एक ऑसिलेशन में 2 बार सेकंड वाली सुई हिलती है, तो 2 सेकंड बन जाते हैं। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है, t = 2π √L/g। L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा t/2π, L/g की वैल्यू रखते हैं, t/2π का स्क्वायर, L आ जाएगा, ठीक है, t²/4π² g। अच्छा, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, लगभग g के बराबर होती है 9.8, है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो L बराबर आ जाएगा 2²/4, यानी कि 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है ना। बट ये है लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। तो ये सिंपल प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। सेकंड पेंडुलम का प्रैक्टिकल भी आता है बोर्ड वाले बच्चों को, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको प्रैक्टिकल भी आएगा, ठीक है ना। कैसे, हाँ, तो ये हो जाएगा सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने सिंपल पेंडुलम के साथ सीखी है। इसी को ही एंगुलर सिस्टम कहते हैं। अब मैंने आपसे एक बात कहा था कि थ्रेड की जो मास है उसको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर हम कंसिडर करना चाहें तो क्या होगा। मान लो यार, हमेशा थ्रेड मासलेस नहीं होगा। कभी मान लो कि जैसे मेरा हाथ है, मैंने मेरे हाथ में एक डंबल पकड़ लिया 5 किलो का और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या मेरे हाथ का मास नहीं है क्या, कुछ 1-2 किलो का हाथ तो होगा मेरा भी यार, 2.5 किलो का हाथ तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में हम इसको एज अ सिंपल पेंडुलम यूज नहीं कर सकते। हम जो डेरिवेशन हमने किया था, अगर आप उसको वापस जा करके देखोगे तो अपना जो डेरिवेशन आया था वो आया था I/mgd या mgl, mg × l। l क्या था, l था लेंथ ऑफ द पेंडुलम। समझिए, अगर मान लो मैं कोई रैंडम बॉडी ले लूं, इस तरह से एक रैंडम बॉडी ले ली और मैंने उसको यहाँ से इस पॉइंट के हिसाब से मैंने क्या कराया, उसको ऑसिलेट कराया। मान लीजिए कोई एक बुक है, ये इसको मैं ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूँ, ये भी तो पेंडुलम है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है फिजिकल पेंडुलम। या मान लो आपके पास कोई लोहे का स्केल हो,
लेट्स से मेरे पास ये फ्लूट है, अगर मैं इसको इस तरह से ऑसिलेट कराऊं तो क्या होगा? ये भी तो ऑसिलेट कर रही है ना यार, इसका भी तो कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होगा। वो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? उस टाइम पीरियड को निकालने का तरीका ये रहा, यहाँ पे जो L है डिस्टेंस फ्रॉम हिंज या सपोर्ट, जहां से हमने ऑब्जेक्ट को सपोर्ट किया है, ये पॉइंट, टू वहां से लेकर के सेंटर ऑफ मास। देखिए यहां पर क्या था, ये L था। L क्या था बेसिकली, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, उस तक का डिस्टेंस था कहां से? सपोर्ट से लेके, हिंज से लेके। वही चीज यहां पर है, इसका हिंज यहां पर है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है डिस्टेंस L पर, ऐसे। बाकी डेरिवेशन तो सेम ही होगा, तो मैं डेरिवेशन दोबारा नहीं कर रहा हूं, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक डिस्क है, ये क्या है, ये है डिस्क, और उसको मैंने यहां से लेट से R/2 पर हिंज कर दिया डिस्क को, ठीक है। ये डिस्क है, तो इसकी ये रेडियस थी पूरी, ये इसकी रेडियस थी R, ठीक है ना, ये R थी। अब मैंने इसको R को R/2 पर हिंज कर दिया, और इसको मैं इस तरह से ऑसिलेट करा रहा हूँ, ये R/2 से R/2 पर रख के ऑसिलेट करा रहा हूँ इस तरह से। इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। डिस्क की जगह कोई भी चीज़ ले सकते हो, तो हमें ये फॉर्मूला है, सेंटर से कितना हो जाएगा, सेंटर से भी R/2 पर हो जाएगा। तो यहाँ पे L की जगह तो आ जाएगा R/2, 1/2R। mg की जगह mg रहेगा। I कितना होगा? अब हमें I निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। I अबाउट, इसको क्या कहते हैं, I डैश इज इक्वल्स टू I C प्लस M इंटू R/2 का स्क्वायर। यहाँ से IC होता है IC प्लस MR स्क्वायर या MX स्क्वायर, IC प्लस MX स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IC कितना होता है, 1/2 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर बाई 4। अच्छा, ये कैसे आएगा? मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं पढ़ा है, उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो आप क्या करो, पहले रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जब आप रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अभी ज़्यादातर बच्चों को आई का मतलब नहीं पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जब आपको पता लग जाएगा तो आप आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। तो इसके लिए आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, मेरे ही देखना, वहाँ से आपको आई समझ में आ जाएगा कैसे निकाला मैंने। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो जिन बच्चों ने अभी ये नहीं पढ़ा है, इसको आप चाहो तो स्किप कर दो थोड़े दिन के लिए। जब आप रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ लोगे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक फिर से पढ़ने आ जाएंगे हम लोग, दोबारा पढ़ लेना यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए, खास करके रिपीटर्स के लिए। तो I इक्वल्स टू IC होता है MR²/2, है ना, प्लस MR²/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 MR², 3/4 MR² आ गया I। सारी वैल्यूज रखता हूँ फॉर्मूले में। T इक्वल्स टू 2π √3/4 MR² mg/2। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट में बचेगा 3/2, 3/2 m से m कैंसिल हो गया, r/g, ये आ जाएगा t। किसके लिए? एक डिस्क के लिए जो कि R/2 डिस्टेंस पे हिंज्ड है। यहाँ पे इसका हिंज है ना।
मान लीजिए इसकी जगह मैं एक स्केल ले लेता हूँ या कोई रॉड ले लेता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए करते हैं पहले, तो एक रॉड लेते हैं, ये फिक्स था, यहाँ से मैंने इस रॉड को, इसका मास है m और ये है एक रॉड, इसको ऐसे लेके छोड़ दिया। जैसे ये फ्लूइड है मेरी, इसको मैंने ऐसे लेके छोड़ा, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रही है एक रॉड। तो जब मैं रॉड को ऑसिलेट कराऊंगा इस पॉइंट के अबाउट, ये हिंज है अपने पास, अब सही प्रॉपर डायग्राम अब बना है, यहाँ से ये ऑसिलेट करेगी इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I, वो हो जाएगा ml²/3, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/2 पर, ठीक है ना। तो T = 2π √I ml²/3 इंटू mg L/2। तो T = 2π √ m से m कैंसिल, L से L कैंसिल, 2/3 L/g। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया रॉड का। इसी तरह से हम लोग रिंग का या कोई भी शेप जो हम चाहते हैं, है ना, रिंग हुआ, सिलेंडर हुआ, डिस्क, कोन, स्फीयर या कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो गई, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने दो तरह के एसएचएम्स पढ़े हैं, एक पढ़ा है लीनियर प्रीवियस लेक्चर में, एक हमने आज कवर किया है एंगुलर एसएचएम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम को स्टार्ट करते हैं।